Sem 3 students of environmental economics. The next topic is limits to growth. समृद्धि की सीमाएं, समृद्धि पर सीमाएं। और ये मुद्दा, ये बात महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि जो पोषणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट आया, उस कंसेप्ट के आने के पहले लिमिट्स टू ग्रोथ इशू या इस मुद्दे पर क्या हुआ, यह जानना जरूरी है। इस मुद्दे के संदर्भ में जो हम बात करेंगे उसके दो पक्ष होंगे। पहला ये कि लिमिट्स टू ग्रोथ या समृद्धि की सीमाएं, समृद्धि पर सीमाएं, ये जो बात है कहाँ से शुरू हुई, इसका एक इंट्रोडक्शन। और दूसरे, लिमिट्स टू ग्रोथ के बारे में शुरू से लेकर आज तक, यानी कि जब तक कि ये इशू रिजॉल्व नहीं हुआ था 1970 के दशक की समाप्ति तक, तब तक कौन कौन से वो थॉट्स थे, कौन कौन से वो आइडियाज़ थे, व्यूज़ थे जो लिमिट्स टू ग्रोथ से संबंधित थे, और उन दृष्टिकोणों के अंतर्गत लिमिट्स टू ग्रोथ के बारे में क्या क्या कहा गया। सबसे पहले बात करते हैं कि लिमिट्स टू ग्रोथ की बात कहाँ से शुरू होती है। ये बात शुरू होती है 1970 के दशक से, डिकेड ऑफ 1970s, जब कई अर्थशास्त्री, कई फिलोसफर्स, इन लोगों ने 70 के दशक में एक ऐसे विचार की संकल्पना की जिसको हम कहते हैं नो ग्रोथ। नो ग्रोथ, नो ग्रोथ किसमें? पूंजी में और उत्पादन प्रणाली में। नो ग्रोथ इन कैपिटल एंड प्रोडक्टिव सिस्टम। फिलोसफर्स के रूप में जे फॉरेस्टर्स ऑफ MIT, बैरी कॉमनर, पॉल एहरलिच एंड मीडोज, इन सभी लोगों ने इस बात का विश्लेषण किया और इसको बताने की कोशिश की कि जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, मानवीय क्रियाओं से, आर्थिक क्रियाओं से जो पर्यावरणीय क्षति हो रही है, अगर ये चलती रही, रुकी नहीं, तो निश्चित तौर पे जो हमारी मानवीय सभ्यता है, संस्कृति है, ये बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाएगी। इसलिए अगर इसको रोकना है तो एक फॉर्मूला है, नो ग्रोथ, नो ग्रोथ स्ट्रेटजी। नो ग्रोथ स्ट्रेटजी प्रोडक्टिव सिस्टम में, कैपिटल्स में नो ग्रोथ। बात थोड़ी सी खतरनाक लगती है। कोई भी इकॉनमी नो ग्रोथ पोटेंशियल पे नहीं जा सकती। कोई भी अर्थव्यवस्था समृद्धि ना करे, बढ़े ना, विकास ना करे, ऐसा नहीं हो सकता। ये लोग नो ग्रोथ की बात कर रहे थे। निश्चित तौर पे जो रिजॉल्व होके आगे आया वो ये आया कि नहीं भाई, नो ग्रोथ वाली बात नहीं मानी जाएगी। हाँ, ये बात जरूर मानी जाएगी कि ग्रोथ हो तो ऐसे हो जिससे अर्थव्यवस्था का भी काम चले और पर्यावरण का भी संरक्षण हो, जो बाद में 1980 के दशक में सस्टेनेबल डेवलपमेंट या पोषणीय विकास के संकल्पना के रूप में हमारे सामने आता है। उस समय नो ग्रोथ इसलिए कहा उन लोगों ने कि भाई देखो, जो ये तरीका चल रहा है ये तो सस्टेनेबल नहीं है, और अगर इसको आप चाहते हैं कि चीज़ें ठीक रहें, अर्थव्यवस्था ठीक से काम करे और हम लॉन्ग टर्म के लिए सर्वाइव कर पाएं, तो नो ग्रोथ। एक बात, एक विचार जो हमारे सामने आता है, लिमिट्स टू ग्रोथ एक प्रकार से ये उस समय 1972 में क्लब ऑफ रोम के द्वारा सपोर्टेड, तैयार किया गया एक विचार था, एक मॉडल था, जिसको मैथमेटिकल मॉडल के रूप में तैयार किया गया
और जिसने स्पष्ट किया कि चूंकि रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज सीमित मात्रा में हैं, मुख्य रूप से जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं वो सीमित मात्रा में हैं, हम उनको अपनी इच्छा से नहीं बढ़ा सकते। ऐसे में उनका जो अंधाधुंध क्षरण है, इसकी वजह से जो वैश्विक अर्थव्यवस्थाएं हैं वो लंबे समय तक नहीं चल पाएंगी और कहीं ना कहीं जाके वो कोलैप्स कर जाएंगी, उनका विकास अवरुद्ध हो जाएगा। लिमिट्स टू ग्रोथ का जो मॉडल का आधार है वो एक कंप्यूटराइज्ड मॉडल है और ये कंप्यूटराइज्ड मॉडल क्लब ऑफ रोम ने तैयार किया था और उस क्लब ऑफ रोम के द्वारा तैयार किए गए इस मॉडल में पॉपुलेशन की एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, प्रोडक्शन और कंजम्पशन की इकोनॉमिक एक्टिविटीज, बायोस्फीयर या प्लैनेट की रिसोर्स कैपेसिटी, लिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेज, इन सब वेरिएबल्स को लेकर अध्ययन किया गया, प्रेडिक्शंस निकाले गए और यह पाया गया जो प्रेजेंट ग्रोथ का पैटर्न है, जो प्रेजेंट प्रोडक्शन और कंजम्पशन का पैटर्न है, जो प्रेजेंट ग्रोथ और डेवलपमेंट का स्केल है, दैट स्केल कैनॉट कंटिन्यू इनडेफिनेटली इन फ्यूचर। ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए जरूरत इस बात की है कि अगर हमको इस डिजास्टर को, इस पर्यावरणीय संकट को, इस डिजास्टर को रोकना है तो हमें कुछ सोचना होगा और हमें जो अपनी आर्थिक क्रियाएं हैं, आर्थिक क्रियाविधियां हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं और जो ग्रोथ करने का तरीका है, समृद्धि करने का तरीका है, इसको बदलना होगा। क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम बहुत लंबे समय तक आगे विकास को कंटिन्यू नहीं कर सकते। ये एक बात क्लब ऑफ रोम के द्वारा सामने आती है। क्लब ऑफ रोम एक ऐसा वर्ग है, ऐसा संवर्ग था जिसके अंतर्गत लगभग 75 व्यक्ति या उससे ज़्यादा जो लगभग 25 देशों से संबंधित थे। 75 पर्सन हु वर स्टेक होल्डर टू एनवायरनमेंट, जो एनवायरनमेंट के लिए अपनी बात सोचते थे, जो एनवायरनमेंट के हितधारक थे। 75 स्टेक होल्डर्स फ्रॉम 25 नेशंस, उनका यह ग्रुप था क्लब ऑफ रोम। इसमें वैज्ञानिक, उद्योगपति, अर्थशास्त्री, सामाजिक विज्ञानी, एजुकेशनिस्ट और कई और बौद्धिक और अन्य विश्लेषणकर्ता विचारधाराओं के लोग थे। एमिनेंट एक्सपर्ट्स, एकेडमिशियंस एंड स्टेक होल्डर्स 75 फ्रॉम 25 नेशंस। उनका कॉमन कॉज, एक कॉमन बात, एक सोच इस बात पर थी कि क्या जो वर्तमान आर्थिक क्रियाओं और वृद्धियों का, आर्थिक वृद्धियों का, समृद्धियों का तरीका है, क्या ये चलता रहेगा? ये बात, ये विचारधारा जब क्लब ऑफ रोम के द्वारा सामने आती है तो वो कहते हैं, नो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट विल नॉट सस्टेन इन फ्यूचर एंड देयर विल बी अ कोलैप्स। आर्थिक क्रियाएं, आर्थिक विकास, आर्थिक समृद्धि कहीं ना कहीं आगे जाके भविष्य में कोलैप्स कर जाएंगी। हमारी समृद्धि, विकास
बाधित हो जाएगा, उस पर सीमाएं आएंगी। ये जो विचार क्लब ऑफ रोम का था, क्लब ऑफ रोम ने जो प्रेडिक्ट किया, जो बताया, ये महत्वपूर्ण था। इसने उस समय 1970 के दशक में, चूंकि 1970 का दशक वो दशक था जब पर्यावरणीय अर्थशास्त्र के संदर्भ में न्यू क्लासिकल्स विचारधाराएं भ्रामक सिद्ध हो गई थीं और पर्यावरण और अर्थशास्त्र या पर्यावरण और अर्थव्यवस्था के विषय में, संबंध के विषय में जो बातें प्रासंगिक थीं वो इकोलॉजिकल इकोनॉमिक्स की थीं, पारिस्थितिकी अर्थशास्त्रियों की थीं। इसलिए ये जो विचार क्लब ऑफ रोम के 1970 के दशक में आ रहे थे, इन विचारों के अंतर्गत जो थीम, जो अंडर करंट काम कर रहा था, वो था पारिस्थितिकी अर्थशास्त्रियों का विचार, जो बराबर अपने तर्कों से, बातों से सिद्ध कर रहा था देयर आर लिमिट्स टू ग्रोथ, समृद्धि पर सीमाएं हैं, अंकुश हैं। द प्रेजेंट पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट एंड ग्रोथ कैन नॉट सस्टेन फॉर ए लॉन्ग टाइम। और अगर हमको भविष्य में आने वाली संकट, आपदाओं को रोकना है तो हमें वर्तमान में अपने प्रोडक्शन और कंजम्पशन के पैटर्न को बदलना होगा। अभी तक ये जब बात 1970 के दशक में आ रही थी, अभी तक वैश्विक स्तर पर यह नहीं माना गया था कि जो प्रेजेंट पैटर्न है वो भविष्य में बना नहीं रहेगा। अभी तक पूरे विश्व में यह बात, यह तर्क स्थापित नहीं हुआ था कि जो प्रेजेंट पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट है ये सस्टेन नहीं करेगा। जरूरत इस बात की थी कि इन्वायरमेंटल इश्यूज जब इतने प्रोमिनेंट हो गए हैं तो क्या जो विकास का तरीका है, जो आर्थिक क्रियाओं को करने का तरीका है, ये चलेगा या नहीं चलेगा। लेकिन हम 1980 के दशक में जब आते हैं तो तुरंत 1980 का दशक एक बड़ा विशेष दशक था पर्यावरण के संदर्भ में इस मामले में कि जैसे ही 1980 का दशक शुरू होता है पूरे विश्व में एक विचारधारा, नई विचारधारा आती है, नो 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 नो, जो प्रेजेंट पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट है वो सस्टेन नहीं करेगा, ये बात स्थापित हो गई। मैं थोड़ा एंड रिजल्ट की बात पहले कर रहा हूं ताकि आपको इंट्रोडक्शन से बात समझ में आए। ये जो 70 के दशक के डेवलपमेंट हो रहे थे, वेल सपोर्टेड बाय इकोलॉजिकल इकोनॉमिस्ट्स, क्लब ऑफ रोम, इंडिपेंडेंट स्टेक होल्डर्स, इन सब ने अल्टीमेटली ये प्रूव कर दिया 70 के दशक के ख़त्म होते होते कि जो आर्थिक क्रियाओं का वर्तमान पैमाना है, जो प्रोडक्शन और कंजम्पशन की प्रेजेंट एक्टिविटीज़ हैं, जो स्केल है, वो फ्यूचर में कंटिन्यू नहीं रहेंगी। अब इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। 70 के दशक के अंत तक आते आते इकोलॉजिकल इकोनॉमिस्ट ने क्लब ऑफ रोम के विचारों से प्रेरित होते होते ये प्रूव कर दिया कि नो नो नो, आप कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है। अब इस पर डिबेट मत कीजिए, अब इस पर बात मत कीजिए कि जो प्रेजेंट पैटर्न ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो चल रहा है वो कंटिन्यू करेगा या नहीं करेगा। ना ना, अब ये सिद्ध है कि जो प्रेजेंट पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट है, प्रेजेंट पैटर्न ऑफ कंजम्पशन एंड डेवलपमेंट है, वो कंटिन्यू नहीं करेगा। इट इज प्रूव्ड। जरूरत तो अब इस बात की है कि हम करें क्या। हम अगर इसी तरीके से विकास करते गए तो पर्यावरणीय क्षरण होता जाएगा और हम भविष्य में बहुत लंबे समय तक आगे नहीं जा पाएंगे। तो क्या करें। समस्या इसलिए है क्योंकि हमको अर्थव्यवस्था में दोनों चीजें चाहिए,
पर्यावरणीय संरक्षण भी चाहिए, पर्यावरणीय गुणवत्ता भी चाहिए, और साथ साथ हमको ग्रोथ भी चाहिए, प्रोडक्शन कंजम्पशन की एक्टिविटीज़ चाहिए। कोई कंट्री बिना ग्रोथ डेवलपमेंट के नहीं रह सकती, और साथ साथ उस कंट्री का ग्रोथ और डेवलपमेंट सर्वाइव नहीं करेगा अगर एनवायरनमेंट का ध्यान नहीं रखा गया। जैसे ही ये इशू रिजॉल्व होता है, क्लब ऑफ रोम की विचारधारा, उनकी बातें, इकोलॉजिकल इकोनॉमिक्स के विचार, सबके द्वारा अल्टीमेटली एक फाइनल बात सामने आती है, प्रेजेंट पैटर्न सस्टेन नहीं करेगा, लिमिट्स टू ग्रोथ है या नहीं है, ये मुद्दा अब खत्म। वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं, इकोलॉजिकल इकोनॉमिस्ट ने कहा, वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं, अब आप इस पर दिमाग मत लगाइए कि हमारी समृद्धि पर सीमाएं हैं या नहीं हैं, हमारा वर्तमान तरीका जो समृद्धि करने का है वो आगे चलेगा कि नहीं चलेगा। नो, डोंट वेस्ट टाइम, देयर इज नो ऑप्शन। योर प्रेजेंट पैटर्न ऑफ प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड ग्रोथ विल नॉट सस्टेन। अब तो आपको अपना परसेप्शन बदलने की ज़रूरत है, सोच बदलने की ज़रूरत है। दूसरी तरफ सोचिए, क्या कि वो तो नहीं होगा, अब करें क्या? क्योंकि हमको तो दोनों चीज़ें चाहिए, इन्वायरमेंटल क्वालिटी, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन भी चाहिए, और साथ साथ प्रोडक्शन, कंजम्पशन, ग्रोथ भी चाहिए। सो व्हाट इज द ऑप्शन, व्हाट इज द वे आउट? क्या तरीका होगा भविष्य में, क्या करें? जबकि अब ये प्रूव है, ये बात सिद्ध है, देयर आर लिमिट्स टू ग्रोथ। And that was the starting point when the world community diverted its focus. वैश्विक समुदाय का ध्यान पहली बार इस बात की ओर गया कि अगर समृद्धि पर सीमाएं हैं तो हम भविष्य में अपने विकास को कैसा बनाएं जिससे कि हमको विकास भी मिले, समृद्धि भी मिले, और साथ साथ पर्यावरणीय क्षरण भी ना हो और पर्यावरणीय गुणवत्ता भी बढ़े। और इसी बात ने 1980 के दशक में एक प्रधान विचारधारा को जन्म दिया कि हम विकास को कैसा बनाएं। और बाद में इसी विचारधारा पर तरह तरीके के विचार आने लगे, बातें आने लगी कि विकास का पैटर्न कैसा होना चाहिए जिससे विकास भी हो या पर्यावरण का संरक्षण भी हो। सो मैनी व्यूज, सो मैनी आइडियाज, किसको सही माने? और बाद में इसी वजह से यूनाइटेड नेशंस ने 1987 में ब्रेंटन कमीशन को एक टास्क दिया कि आप हमको यह परिभाषित कर दीजिए, यह बता दीजिए, इसका विश्लेषण करके बताइए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट किसको कहेंगे। क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसा डेवलपमेंट होगा जिसके अंतर्गत विकास भी होगा, ग्रोथ, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इकोनॉमी प्रॉस्परस भी होगी, और पर्यावरण का संरक्षण भी होगा, पर्यावरणीय गुणवत्ता को भी हम बनाए रखेंगे और पर्यावरणीय क्षति न्यूनतम करेंगे। ये है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पोषणीय विकास, जो कंसेप्ट 1980 के दशक में उभरा। और पोषणीय विकास क्या होगा, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डेफिनेशन को तय करने के लिए यूनाइटेड नेशंस ने ब्रेंटन कमीशन को टास्क दिया, टर्म्स ऑफ रेफरेंस दिया कि प्लीज़ डिफाइन व्हाट सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़। 1980 के दशक में ये जो बात आई, इस बात के आने का आधार था 1970 के अंत तक लिमिट्स टू ग्रोथ के मुद्दे पर एक फुल स्टॉप लग जाना, समृद्धि की सीमाएं मुद्दे पर एक फुल स्टॉप लग जाना, जहां इकोलॉजिकल इकोनॉमिस्ट्स और 1972 के क्लब ऑफ रोम के स्टेक होल्डर्स जो एनवायरनमेंट के थे, उनके द्वारा इस बात को सिद्ध कर देना कि समृद्धि पर सीमाएं हैं, हमारा प्रेजेंट पैटर्न इनडेफिनेटली आगे तक नहीं चल सकता। इस इंट्रोडक्शन में हम लिमिट्स टू ग्रोथ के साथ साथ
जो 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 इशू उठाया था क्लब ऑफ रोम ने और बाद में एक मैथमेटिकल कंप्यूटराइज्ड मॉडल के ज़रिए उसके प्रेडिक्शंस निकाले थे, उसके साथ एक और काम हुआ। 1972 में 1972 में मैगजीन द इकोलॉजिस्ट ने एक मुद्दे की बात की, ग्रोथ वर्सेस एनवायरमेंटल डिबेट। मुद्दा क्या था? ग्रोथ वर्सेस एनवायरमेंट, समृद्धि बनाम पर्यावरण, इस पर एक डिबेट इस मैगजीन में द इकोलॉजिस्ट में शुरू हुई। लगभग 33 बड़े शीर्ष एकेडमिशियंस, जो अकादमिक व्यक्ति थे, उन्होंने अपने अपने तर्क दिए और कहा कि जो अनलिमिटेड इकोनॉमिक ग्रोथ है आज के समय में, ये भविष्य में बनी नहीं रहेगी और जो अनलिमिटेड इकोनॉमिक ग्रोथ आज है उसके बड़े ही सीरियस एनवायरमेंटल इम्प्लीकेशंस होंगे, उसके बहुत ही गहरे और गंभीर पर्यावरणीय प्रभाव या निहितार्थ होंगे। बाद में उन एकेडमिशियंस की इन विचारधाराओं को लेकर और ग्रोथ वर्सेस एनवायरनमेंट के इशू को लेकर इन विचारों पर एक पुस्तक प्रकाशित हुई जिसको ब्लूप्रिंट फॉर सर्वाइवल कहा गया। उस पुस्तक का नाम था ब्लूप्रिंट फॉर सर्वाइवल। इस किताब के अंतर्गत यह स्पष्ट किया गया कि जो औद्योगिक विधियां या औद्योगिक तरीके हैं विकास को बढ़ाने के, वो पोषणीय नहीं हैं। पुस्तक में यह स्पष्ट किया गया और चिंता व्यक्त की गई, वार्निंग दी गई कि जो वर्तमान समृद्धि का तरीका है, वो वर्तमान समृद्धि का तरीका हमारी बायोस्फीयर के अंतर्गत जो सीमित संसाधन उपलब्ध हैं, इन सीमित संसाधनों की उपलब्धता को कहीं ना कहीं प्रभावित करेगा। बात लगभग वैसी ही है जो क्लब ऑफ रोम ने लिमिट्स टू ग्रोथ मॉडल के अंतर्गत कही। याद रखिएगा कि जो लिमिट्स टू ग्रोथ फ्रेज है, जो बात है, जो मुद्दा है, इस मुद्दे की चर्चा क्लब ऑफ रोम ने की थी, जिसके अंतर्गत उन्होंने इस चर्चा के लिए एक मॉडल को डेवलप किया था जिसको हम कंप्यूटराइज्ड मॉडल कहते हैं और जिसमें इसके इम्प्लीकेशंस बाद में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एक आधार बनाते हैं। और इसी वजह से इस मॉडल के आधार पर जो स्टेक होल्डर्स थे, जो क्लब ऑफ रोम के सदस्य थे, उन्होंने जिस चीज़ को प्रेस्क्राइब किया वो था नो ग्रोथ इन कैपिटल एंड प्रोडक्टिव सिस्टम। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि नो ग्रोथ इन कैपिटल एंड प्रोडक्टिव सिस्टम ये एडवोकेट तो उन्होंने किया था, लेकिन ये नहीं हो सकता। ए कंट्री कैन नॉट सर्वाइव, ए कंट्री कैन नॉट अफोर्ड नो ग्रोथ। हम नो ग्रोथ को अफोर्ड नहीं कर सकते, हमको ग्रोथ करनी है। ग्रोथ करेंगे तो उसके सीरियस इंप्लीकेशंस होंगे, जैसा कि बताया गया। देन ग्रोथ करिए, ऐसे करिए कि ग्रोथ भी हो और साथ साथ पर्यावरण का भी ख्याल हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसकी बात 80 के दशक में आई। बट जो एडवोकेट किया गया कि नो भैया ऐसा हो रहा है, अगर इस तरीके का कंजम्पशन प्रोडक्शन का पैटर्न चला, इस तरीके की ग्रोथ होती गई तो ये सस्टेन नहीं करेगी, तो
जो सुझाव है वो सुझाव है नो ग्रोथ इन कैपिटल एंड प्रोडक्टिव सिस्टम। बैरी कॉमनर, क्लब ऑफ रोम के अन्य सदस्य, सभी का ये मत था। क्लब ऑफ रोम ने जो मॉडल दिया था, जैसा मैंने आपको बताया कि 25 देशों के लगभग 75 वैज्ञानिक, उद्योगपति वगैरह वगैरह जो स्टेक होल्डर्स थे, एमिनेंट पर्सनालिटीज, विशेष लोग, उन सब का जो समूह था उसको हम क्लब ऑफ रोम कहते हैं। और क्लब ऑफ रोम की यह जो विचारधारा थी, इस विचारधारा के अंतर्गत जो लिमिट्स टू ग्रोथ का मॉडल डेवलप हुआ, क्लब ऑफ रोम के अंतर्गत उस मॉडल को डेवलप करने के जो लीडर थे वो थे डेनिस एल मीडोज। तो हम कह सकते हैं कि डेनिस एल मीडोज और उनकी टीम यानी कि क्लब ऑफ रोम ने लिमिट्स टू ग्रोथ मॉडल की चर्चा की, उसकी बात की और उसके मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन और उसके प्रिडिक्शंस के आधार पर इन बातों को बताया कि प्रेजेंट पैटर्न ऑफ कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन और ग्रोथ और प्रेजेंट पैटर्न ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और इकोनॉमिक स्केल कैन नॉट सस्टेन इन फ्यूचर। इसके साथ साथ एक और चीज़ थी, जे फॉरेस्टर का एक पब्लिकेशन, एक किताब सामने आती है, वर्ल्ड डायनेमिक्स। और वर्ल्ड डायनेमिक्स के अंतर्गत जे फॉरेस्टर ने भी लगभग वही बातें कहीं जो क्लब ऑफ रोम के मॉडल के अंतर्गत हमको मिलती हैं, जो मॉडल डेनिस एल मीडोज के नेतृत्व में क्लब ऑफ रोम ने डेवलप किया, लिमिट्स टू ग्रोथ मॉडल एस्टेब्लिश्ड बाय क्लब ऑफ रोम अंडर द लीडरशिप ऑफ डेनिस एल मीडोज। लगभग वही सब बातें जे फॉरेस्टर के मॉडल वर्ल्ड डायनेमिक्स के अंतर्गत कही जाती हैं, हमारे सामने आती हैं। और ये पब्लिकेशन भी हमको उसी समय का मिलता है, 70 के दशक का, 70 के डिकेड का। जो लिमिट्स टू ग्रोथ का मॉडल है, उस मॉडल के अंतर्गत जो बातें कही जाती हैं, जो बातें कही गई, उसमें बड़ा स्पष्ट था कि ग्रोथ इन पॉपुलेशन, इंडस्ट्रियल आउटपुट, एग्रीकल्चरल एंड नेचुरल रिसोर्स कंजम्पशन एंड पोल्यूशन फ्रॉम ऑल दीज एक्टिविटीज would result in severe constraints on all known global resources by 2050 to 2070। जो लिमिट्स टू ग्रोथ मॉडल था, उसका एक प्रेडिक्शन इस बात को स्पष्ट करता है कि जो स्थितियां इस समय की हैं, उसके आधार पर जनसंख्या की जिस प्रकार की चक्रवृद्धि ग्रोथ है, समृद्धि है, जिस प्रकार की समृद्धि औद्योगिक उत्पाद में है, कृषि उत्पाद में है, और जिस प्रकार से बढ़ता हुआ प्राकृतिक संसाधनों का उपभोग है, और जिस प्रकार से बढ़ता हुआ पोल्यूशन है, ये सारी चीज़ें निश्चित तौर पर एक चिंता को व्यक्त करती हैं और बताती हैं कि 2050 से 2070 के बीच में निश्चित तौर पर कई प्रतिबंध, कई बॉटलनेक्स, कई संरोधन पैदा होंगे और हमारा जो पैटर्न ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन है, जो ग्रोथ है, वो कहीं ना कहीं बाधित होगा। जो लिमिट्स टू ग्रोथ मॉडल था, उसकी विचारधारा को पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूबुल हक, जिन्होंने 1990 में यूएनडीपी के अंतर्गत ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था, लिमिट्स टू ग्रोथ मॉडल को महबूबुल हक ने इस प्रकार से समराइज